ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से। यहाँ के अमीनाबाद नाम की जगह पर एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था गौरी श्रीवास्तव। इनकी उम्र 19 साल थी और ये लॉ यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की छात्रा थीं। स्वभाव से ये खुश मिजाज, खुले विचारों वाली, मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थीं। इनके पिता का नाम था शिशिर श्रीवास्तव। पिताजी की अमीनाबाद के ग्रेन मार्केट में इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम्स की एक दुकान थी। गौरी की माताश्री का नाम था तृप्ति श्रीवास्तव और ये हाउसवाइफ थीं। गौरी अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। चूंकि माता पिता की लव मैरिज हुई थी, ये जानते थे कि रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, इसलिए ये अपनी बेटी पर दबाव नहीं बनाते थे। बेटी खुलकर रहती थी। कहानी 2015 की है। 1 फरवरी 2015 के दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास में गौरी श्रीवास्तव अपने पिताजी का जैकेट लेकर के ड्राई क्लीनिंग के लिए घर से निकलती है। गौरी ने घर पर माँ से बोला कि लौटते समय ये मंदिर हो करके आएगी, इसलिए इसे थोड़ी देर हो सकती है। अब गौरी मार्केट पहुंचती है, ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर आती है। इन्होंने जैकेट दुकानदार को सौंप दिया और यहाँ से निकल गईं। घर से मार्केट जाते समय बहुत लोगों ने गौरी को देखा था। इसी मार्केट में एक रिश्तेदार की भी दुकान थी। जब गौरी जैकेट देकर मार्केट से निकली तो इन रिश्तेदार ने भी गौरी को जाते हुए देखा था। शायद यही वो शख्स थे जिन्होंने आखिरी बार गौरी को देखा था। अब गौरी मार्केट से निकल गई। दोपहर के 12 बजे ये मार्केट आई थी, पर अब शाम के 4 बज गए। बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। माँ को अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी। इन्होंने उसे फोन किया। फोन की पूरी घंटी बजी पर कॉल बेटी ने पिक नहीं किया। माँ 2-3 बार और कॉल करती हैं, पर पूरी घंटी बजकर फोन कट जा रहा था। बेटी फोन नहीं उठा रही थी। इस समय शाम के 4 बज रहे थे। परेशान होकर माँ ने गौरी के पिता को फोन किया और बताया कि गौरी दोपहर के 12 बजे जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए निकली थी, अभी तक घर नहीं आई है, वो फोन भी नहीं उठा रही है। माँ की बात सुनकर पिता भी थोड़े चिंतित होते हैं। इन्होंने भी बेटी को कॉल लगाना शुरू कर दिया। कई बार कॉल करने के बाद एक लड़के ने गौरी का फोन उठाया और गौरी के पिता से बोला कि आप चिंता मत करिए, रात तक गौरी घर आ जाएगी, वो ठीक है। इतना कहने के बाद फोन कट गया। पिताजी वापस से कॉल करते हैं। लड़के ने फिर से फोन उठाया और बोला कि आप चिंता मत करिए, रात तक गौरी घर आ जाएगी। पिताजी जब तक बोलते हैं कि गौरी को फोन दो, तब तक फोन कट गया। अब पिता घर आ जाते हैं। शाम के 5 बज चुके थे। घर पर माता पिता सोचते हैं कि आगे कुछ करने से पहले हमें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए और वो अनजान लड़का एक बार गौरी से बात करा दे तो ठीक रहेगा। इसके बाद फिर से माँ अपनी बेटी गौरी को फोन लगाती हैं। वो अनजान लड़का फोन उठाता है और कहता है, मैं और गौरी इको पार्क में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में गौरी घर के लिए निकल जाएगी। इधर माँ अपनी बेटी से बात कराने को कहती हैं, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन कट जाता है। माता पिता को अब ये लड़का संदिग्ध लगने लगा। एक तो इतनी बार कॉल किया, पहले तो कई बार घंटी पूरी बज करके कॉल कट गया। तमाम कोशिश करने के बाद एक लड़का गौरी का फोन उठाता है। ये लड़का कौन है, इसके बारे में माता पिता भी नहीं जानते थे। जब भी इसे गौरी से बात कराने को बोलते तो ये फोन काट देता था। ये ऐसा क्यों कर रहा था, गौरी से बात करने क्यों नहीं दे रहा था। 5:30 बजे तक माता पिता ने वापस से गौरी को फोन किया। इस बार भी लड़के ने फोन उठाया और बोला कि अचानक से गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ये इसे लेकर SGPGI हॉस्पिटल जा रहा है। ये सुनकर माता पिता भी बदहवास होकर के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में पता चला कि गौरी नाम की कोई भी लड़की यहाँ अभी तक नहीं आई है। माता पिता हॉस्पिटल में थोड़ा वेट करते हैं। इस दौरान पिता इको पार्क भी गए बेटी की तलाश में, पर गौरी वहां पर भी नहीं दिखी। हॉस्पिटल में घंटों बीत गए, वो लड़का बेटी को हॉस्पिटल नहीं लाया। 7 बजे तक गौरी का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब माता पिता की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। जब इनसे रहा नहीं गया तो ये लोग अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पिताजी पुलिस को सारी घटना बताते हैं कि दोपहर में बेटी 12 बजे घर से निकली थी। 4 बजे तक जब वो घर नहीं आई तो माँ ने उसे कॉल किया, पर घंटी पूरी बजकर कॉल कट जा रहा था। फिर एक लड़के ने गौरी का फोन उठाया। ये लड़का बार बार कहता कि गौरी घर आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई है।
ये लड़का बेटी से बात नहीं करा रहा था, ना उसको फोन दे रहा था, ना उसकी आवाज सुना रहा था। अब तो फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। पिता से सारी घटना सुनने के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस को पहले लगा कि बेटी अपने किसी दोस्त के साथ होगी, वो कुछ समय के बाद घर वापस आ जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद माता पिता घर लौट आते हैं। गौरी का फोन तो स्विच ऑफ था, इसे कॉल भी नहीं कर सकते थे। वो लड़का भी बहुत अजीब था, चूंकि माता पिता इसे जानते नहीं हैं तो इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते। इन्हें डर था कि कहीं वो लड़का बेटी के साथ कुछ कर ना दे। माता पिता की हालत इतनी खराब थी कि रात भर सो नहीं पाए, केवल बेटी की चिंता इन्हें सता रही थी। ये सारी चीजें 1 फरवरी 2015 को हुई थीं। अब 2 फरवरी की सुबह हो गई। सुबह 7 बजे के आसपास में शहीद पथ नाम के एक रोड से गुजरने वाले लोगों ने एक बोरी देखी, जिसके आसपास कुछ कुत्ते थे जो बोरी को कभी सूंघते हैं तो कभी नोचते हैं। जब वो बोरी फटी तो उसमें से एक चीज निकलती है। कुत्ते इसे नोचने लगे। इस तरह के दृश्य को देखकर वहां के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चीज इंसानी पैर था। कुत्तों को वहां से भगाया जाता है ताकि जिसका भी ये अंग है वो खराब ना हो जाए। पुलिस को फोन किया जाता है। तुरंत पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, उस इंसानी टुकड़े को कब्जे में लेती है। इसके बाद आसपास थोड़ी और छानबीन की जाती है, शायद बाकी के अंग भी मिल जाएं। खोजबीन करने पर यहीं किसी झाड़ी में एक और बोरी मिलती है। इसमें इंसानी हाथ और सर था। चेहरा बिगाड़ा नहीं गया था। देखने से लग रहा था कि किसी लड़की की लाश है। करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर पुलिस को शरीर के सारे अंग मिल गए। इन टुकड़ों को हॉस्पिटल में भेजा जाता है रीअरेंज करने के लिए। लखनऊ जैसे शहर के अंदर इस तरह से शरीर के अंग मिलना ये एक सनसनी खबर थी। कुछ ही घंटों में ये खबर आग की तरह पूरे लखनऊ में फैल गई। हर न्यूज चैनल में बस यही खबर दिखने लगी। उधर गौरी के माता पिता तो पहले से ही बहुत परेशान थे। गौरी अभी तक घर नहीं आई थी, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। ऊपर से ये शरीर के टुकड़े मिलने वाला न्यूज, और वो भी एक लड़की के। जब माता पिता ने ये न्यूज देखी या सुनी होगी तो ना जाने इन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इधर टुकड़े मिलने के बाद इन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। टुकड़ों को रीअरेंज करने के बाद इसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। 1 फरवरी को गौरी गायब हुई थी। 2 फरवरी को एक लड़की के शरीर के अंग शहीद पथ रोड के अलग अलग जगहों से बरामद होते हैं। चूंकि लाश किसी लड़की की थी और गौरी के माता पिता ने 1 फरवरी की रात को गौरी की रिपोर्ट लिखाई थी, इसलिए 3 फरवरी तक गौरी के माता पिता को पुलिस बुलाती है बॉडी की पहचान करने के लिए। इन्हें बॉडी के फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं। साथ में बॉडी के पास से कुछ चीजें भी मिली थीं, जैसे कि अंगूठी, इयररिंग्स वगैरह। इन सभी चीजों को माता पिता को दिखाया जाता है। जब पिताजी ने फोटोज देखे तो इन्हें चक्कर आने लगा, ये बेहोश होने लगे। माँ ने तो फोटो देखने से ही इनकार कर दिया। बाद में चेहरे और बॉडी के पास से मिली चीजों से लाश की पहचान हो गई। ये बॉडी गौरी श्रीवास्तव की थी। जिस तरीके से रोड पर ये टुकड़े मिले थे ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पुलिस ने माता पिता द्वारा लिखाई गई गौरी के मिसिंग केस को कत्ल के केस में अपडेट कर दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर न्यूज में लगातार गौरी श्रीवास्तव की खबर चलने शुरू हो गई। स्कूल कॉलेज की छात्राएं रोड पर प्रदर्शन करने लगीं, कातिल को पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगीं। पुलिस माता पिता से गौरी का नंबर लेकर के उसके कांटेक्ट डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉल, इंटरनेट लॉग्स सब कुछ निकलवाती है। कॉल डिटेल्स में कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि लास्ट में तो माता पिता ने ही अपनी बेटी को कई बार कॉल किया था। इनके अलावा भी गौरी ने जिनसे बात किया था उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है, पर इनसे भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। इंटरनेट लॉग्स के जरिए गौरी की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। उस दिन 1 फरवरी को गौरी ड्राई क्लीनिंग के लिए जैकेट देने के बाद तेलीबाग नाम के इलाके में गई थी। यही तेलीबाग ही गौरी की लास्ट लोकेशन थी। पुलिस गौरी के माता पिता से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पूछती है कि क्या गौरी का तेलीबाग में कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है या फिर कोई ऐसा इंसान वहां पर रहता है। क्या गौरी पहले भी तेलीबाग में जाती थी। माता पिता ने तेलीबाग में किसी जान पहचान वाले के होने से इनकार कर दिया। इनका वहां पर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला नहीं रहता था।
जहां तक इन्हें पता है गौरी कभी भी तेली बाग नहीं गई। पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी भी इनसे तेली बाग का जिक्र नहीं किया। सवाल उठा कि जब गौरी का कोई भी जान पहचान का इंसान तेली बाग में नहीं रहता है तो गौरी की लाश लोकेशन यहाँ पर क्यों दिख रही है। इस केस में पुलिस की कई सारी टीमें बनाई गई थीं। सबका अलग अलग काम था। जैसे कोई लोकेशंस वगैरह देखेगा, कोई गौरी के घर वालों से जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेगा। पुलिस ने तेली बाग के सीसीटीवी फुटेजेस देखने का फैसला किया। एक टीम को यह काम भी सौंप दिया गया। तेली बाग में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, पर जितने भी थे सबके फुटेजेस मंगवाए जाते हैं। एक एक करके इन्हें ध्यान से देखा जाता है। पुलिस के इस कदम ने इन्वेस्टिगेशन में रंग ला दिया। कैमरे में गौरी रोड पर चलती हुई नजर आती है। ये फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। मोबाइल फोन में चैटिंग करते हुए ये रोड पर चल रही थी। आगे चलकर एक बाइक सवार लड़का जिसने हेलमेट पहन रखा था, ये गौरी के पीछे से आता है और गौरी के पास बाइक खड़ी कर देता है। गौरी बाइक पर बैठती है और चली जाती है। इसके आगे का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। ये लोग तेली बाग में और अंदर बस्ती की तरफ चले गए। पुलिस को ये तो पता चल गया कि वो लड़की गौरी ही है जो पीछे बाइक पर बैठी है, पर वो लड़का जो बाइक चला रहा है उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखा। इसने हेलमेट पहन रखा था। क्या गौरी इससे ही चैटिंग कर रही थी? क्या कत्ल में यही लड़का इन्वॉल्व है? क्या इसने कानून का पालन करने के लिए हेलमेट पहन रखा है, या फिर इसके पीछे इसकी प्लानिंग थी सीसीटीवी से बचने की? सब कुछ इसे पकड़ने के बाद ही पता चल सकता था। इसके बाइक का नंबर भी साफ साफ नहीं दिखा। काफी हद तक बाइक की साफ फुटेज दिखी, जिससे अंदाजा लगा सकते थे कि ये बाइक किस कंपनी की है। इसके बाद पुलिस की एक टीम आरटीओ ऑफिस में जाती है। इस तरह की बाइक का रजिस्ट्रेशन तेली बाग में कितने लोगों ने कराया है, ये सब कुछ जानने के लिए एक टीम आरटीओ ऑफिस में आई थी, तो एक टीम तेली बाग में लोगों से पूछताछ कर रही थी। बाइक रजिस्ट्रेशन से तो नहीं, पर तेली बाग में घंटों पूछताछ करने पर एक लड़के का नाम सामने आता है। ये गौरी का दोस्त था और तेली बाग में रहता था। लड़के का नाम है हिमांशु प्रजापति। पुलिस इसके बारे में सब कुछ पता करती है। हिमांशु प्रजापति की उम्र 23 साल थी। ये राजस्थान के नेशनल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीकॉम कोर्स कर रहा था। साथ में ये एसएससी के एग्जाम की कोचिंग भी करता था। इसके पिताजी किसी हॉस्पिटल में काम करते थे। हिमांशु के जानने वाले लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। ये पहचान जाते हैं कि बाइक पर बैठा वो शख्स हिमांशु है। पुलिस के अनुसार गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। अब पुलिस हिमांशु को ढूंढते हुए इसके घर पर जाती है। यहाँ पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि इसका परिवार मुंबई गया हुआ है और ये घर पर अकेला रहता है। पर घर पर तो ताला लगा हुआ है, हिमांशु घर पर नहीं है। हिमांशु को जानने वाले लोगों के जरिए पुलिस इसे ट्रैक करके शक के आधार पर अरेस्ट कर लेती है। इसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। हिमांशु ने गौरी के साथ होने से सीधे मना कर दिया, ये उसके साथ नहीं था। अब इसके खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे, जैसे कि गौरी की लाश लोकेशन, बाइक चलाने वाली सीसीटीवी फुटेज जिसमें गौरी पीछे बैठी हुई है और बाइक ये लड़का चला रहा है, सारे सबूत देखने के बाद हिमांशु टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसने बोला कि गौरी का कत्ल इसी ने किया है। अब पुलिस इससे पूछती है कि इसने ये सब क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि जो भी इसने किया था ये बहुत ही विभत्स था। अब हिमांशु अपनी पूरी कहानी बताता है। गौरी का किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए हिमांशु से व्हाट्सएप पर मुलाकात होती है। कत्ल के 1-1.5 साल पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। गौरी खुले विचारों वाली लड़की थी। इसके कई सारे मेल फ्रेंड्स थे जिनसे ये व्हाट्सएप पर बात करती थी। इनमें से ही एक हिमांशु भी था। ये दोनों व्हाट्सएप पर मिले थे। इनकी कभी फिजिकल मुलाकात नहीं हुई थी। जब इनकी आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ी तो 1-2 बार इनकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती को 1 से 1.5 साल हो गए। हिमांशु राजस्थान में पढ़ाई करता था। जनवरी 2015 में हिमांशु के घर वाले किसी काम से मुंबई चले गए। 4 फरवरी को इनकी वापसी थी। हिमांशु की कुछ दिन की छुट्टी हुई तो ये लखनऊ आ गया। इसके बाद ही गौरी की 1-2 बार इससे मुलाकात होती है। हिमांशु घर पर अकेला रहता था। इसे लगा कि ये अच्छा मौका है, गौरी को घर पर बुलाना चाहिए।
इसने गौरी को 1 फरवरी की दोपहर में बुलाया था। गौरी पिताजी के जैकेट को ड्राई क्लीनर को देने के बाद सीधे तेलीबाग की ओर निकल पड़ती है। व्हाट्सएप पर ये हिमांशु से ही चैटिंग कर रही थी कि कहाँ पर आना है, कहाँ से ये पिक करेगा, वगैरह वगैरह। गौरी के लिए इस तरह से अपने दोस्तों से मिलना नॉर्मल था। बाकी दोस्तों के साथ भी ये ऐसे ही मिलती जुलती थी, अपना हंसी मजाक करती थी। हिमांशु ने तेलीबाग में गौरी को बाइक से पिक किया और उसे लेकर के अपने घर चला आया। घर पर ये गौरी को बिठाता है। चूंकि इनकी दोस्ती को 1 साल से ज्यादा हो गई थी और व्हाट्सएप पर ये चैटिंग करते थे, इसलिए हिमांशु मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। पर गौरी के लिए ये बाकियों की तरह ही नॉर्मल फ्रेंड था। गौरी के हंसी मजाक करने की वजह से हिमांशु को लगता था कि गौरी भी इससे प्यार करती है, इसीलिए ये इतनी फ्रैंक और कंफर्टेबल है। ये दोनों अब एक कमरे में बैठ करके इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। बातों बातों में हिमांशु गौरी का फोन मांगने लगता है, लेकिन गौरी ने फोन नहीं दिया। फिर हिमांशु ने गौरी के फोन को छीन लिया। फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। हिमांशु ने जैसे तैसे दबाव बनाकर गौरी से पासवर्ड जान लिया। इसके बाद हिमांशु गौरी का फोन देखता है। इसने व्हाट्सएप पर देखा कि गौरी ने अपनी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अपने मेल फ्रेंड से शेयर की हुई है। इस चीज से हिमांशु को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि ये गौरी से प्यार करता था। साथ में इसे ये भी गलतफहमी थी कि गौरी भी इससे प्यार करती है। अब इन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। हिमांशु का पारा इतना बढ़ गया कि ये बिना सोचे समझे गौरी का गला दबाने लगा। गौरी थोड़ा विरोध करती है, फिर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर हिमांशु घबरा गया। इसे लगा कि गौरी मर गई। इसने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। गौरी की बॉडी यहीं फर्श पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद हिमांशु घर पर ताला लगा करके अपने एक दोस्त के पास जाता है। उसको अपने साथ अपने घर पर लाता है। घर के बाहर ये दोनों 2 घंटों तक बातें करते हैं। फिर दोस्त यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिमांशु शराब की दुकान पर गया और वहां पर ढेर सारी शराब पी। शराब पीते पीते इसको बॉडी को ठिकाने लगाने का एक आइडिया मिल गया। अब इसने मार्केट से लकड़ी काटने वाली एक आरी खरीदी, कुछ बोरे खरीदे। इसी दौरान गौरी के माता पिता गौरी को फोन कर रहे थे। चूंकि गौरी हिमांशु के घर पर मृत पड़ी हुई थी और उसका फोन भी यहीं पर था, फोन को उठाने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए फोन की पूरी घंटी बजकर फोन कट जा रहा था। खरीदारी करने के बाद जब हिमांशु घर पर आया तभी गौरी का फोन बजा। हिमांशु गौरी के माता पिता से कहता है कि वो रात तक घर आ जाएगी। वो कुछ बोलते हैं कि ये फोन काट देता। इसके बाद हिमांशु खरीद कर लाई हुई आरी से लड़की के शरीर के टुकड़े करने लगा। सबसे पहले इसने गला काटा। इसके बाद इसने एक एक करके अंगों के टुकड़े किए और बोरियों में भरता गया। इस दौरान कई बार गौरी के माँ बाप के फोन भी आए थे। हिमांशु कभी कहता कि वो घर पर लौट आएगी, चिंता मत करिए। कभी इको पार्क में गौरी के साथ बैठना बताता तो कभी गौरी की तबीयत खराब होने का बहाना देता। ये सब इसने माता पिता के ध्यान को भटकाने के लिए किया था, ताकि ये इसी में उलझे रहें, पुलिस के पास ना जा पाएं। टुकड़े करने के बाद हिमांशु ने बोरों में टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद ये आधी रात को उसी बाइक से शहीद पथ रोड के अलग अलग जगहों पर बोरों को फेंक दिया। ये काम करने में इसे कई बार बाइक से चक्कर काटने पड़े थे। शव को ठिकाने लगाने के बाद ये घर की सफाई करता है और फिर चैन की नींद सो जाता है। अब इसके बाद सुबह के 7 बजे पुलिस को शहीद पथ रोड से बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। पुलिस ने सर्विलांस और अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए 8 फरवरी तक इस केस की पूरी कहानी को खोलकर रख दिया। पहले लगता था कि गौरी की मौत गला घुटने से हुई है, लेकिन जब गौरी का पोस्टमार्टम किया गया तो इसमें पता चला कॉज ऑफ डेथ शॉक ड्यू टू हेमरेज एंड ब्लड लॉस है। इसका मतलब कि जब 1 फरवरी की दोपहर में गौरी और हिमांशु में कहासुनी हुई थी और हिमांशु ने गौरी का गला दबाया, तब ये बेहोश हो गई थी। इसके बाद ये कोमा में चली गई। देखा जाए तो गौरी अभी भी जिंदा थी। हिमांशु ने गौरी को चेक नहीं किया, इसे लगा कि ये मर गई है। हिमांशु के बयान के अनुसार जब ये काटने के लिए गौरी को टच किया तो उसका शरीर अभी भी गर्म था। इसका मतलब कि वो जिंदा थी। अगर वो मर चुकी होती तो शरीर ठंडा पड़ गया होता। पुलिस को हिमांशु के घर से गौरी का फोन, उसके कपड़े, कुछ बोरे जिसका ये इस्तेमाल नहीं कर पाया, गौरी के चप्पल जो वो पहन कर आई थी, एक वाइपर जिससे खून की सफाई की गई थी, इसके अलावा और भी कुछ चीजें बरामद होती हैं।
पुलिस को आगे पता चला कि गौरी ने हिमांशु का नंबर आलोक नाम से और हिमांशु ने गौरी का नंबर रोहित नाम से सेव किया था। वैसे ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, फिर भी नंबर झूठे नाम से सेव किए थे। हिमांशु का तो समझ में आता है, क्योंकि ये गौरी से प्यार करता था और ये बात अपने घर वालों से छुपाने के लिए गौरी का नाम किसी लड़के के नाम से सेव किया था। पर गौरी ने हिमांशु का नंबर दूसरे नाम से क्यों सेव किया? लगता है कि कहीं न कहीं गौरी भी दुनिया को हिमांशु के बारे में पता चलने नहीं देना चाहती थी। इसके भी दिल में हिमांशु के लिए कुछ था। 4 फरवरी को हिमांशु के घर वाले भी घर पर आ गए थे। उन्हें भी नहीं पता चल पाया कि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कितने भयानक कांड को अंजाम दिया गया है। हिमांशु भी अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। इसका बर्ताव भी चेंज नहीं हुआ, जैसे ये पहले रहता था वैसे ही रहने लगा। पुलिस ने उस दोस्त को भी पकड़ लिया जिससे कत्ल करने के बाद हिमांशु ने 2 घंटों तक बात किया था अपने घर के बाहर। हालांकि 2 महीनों के बाद कोर्ट ने उस दोस्त को छोड़ दिया, क्योंकि इसका कत्ल में कोई भी रोल नहीं दिखा। हिमांशु के ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है।